हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार। 26 जून के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत कुछ खास जानने वाले हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, खास करके बैकग्राउंडर में जो नए लोग हैं उनको बता दें। इस डिस्कशन में आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस भी मिलेगा और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा। तो प्लीज़ आपको अंत तक बने रहना है पेशेंस के साथ, तभी आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल पाएगा। ये चैनल न्यू है फ्रेंड्स, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। जैसा कि प्रीवियस चैनल को हम लोग काफ़ी ऊपर तक लेके गए थे, स्टेप अप आईएएस चैनल को, वैसे ही मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट या मैसेज में बता रहे हैं, तो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन और लोगों को तक ये बात पहुँचाएँ कि यहीं पर इसी चैनल पर आईएएस दरबार पर स्टेप अप आईएएस का इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर आता था वो पब्लिश हो रहा है। आइए कोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं और आज का कोटेशन है, पॉवर्टी इज लाइक अ पनिशमेंट फॉर अ क्राइम यू डिडंट कमिट। बहुत ही अच्छा कोटेशन। कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप इसको? तो सिंपल सी बात है, ऐसे राइटिंग में या फिर एथिक्स पेपर 4 में। ऐसे में कभी पॉवर्टी पर आपको लिखने के लिए आ जाता है, क्योंकि ये अक्सर न्यूज़ में होता है। पॉवर्टी इज़ लाइक अ पनिशमेंट। पॉवर्टी, गरीबी एक ऐसी सज़ा होती है लोगों के लिए, वो सज़ा है जिसके लिए वो कभी क्राइम नहीं करते। तो बिना क्राइम किए जो सज़ा मिलती है वो पॉवर्टी है और इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है समाज से, सोसाइटी से। और इसके लिए कई सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं, कई सारे स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो एसडीजी है उसमें भी पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का अपना पूरा एक प्लान बना हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में आज बताना है कि कौन सा गोल है एसडीजी का जो पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करता है। और जानते हैं आर्टिकल में क्या क्या होगा। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ लाइव मिंट का भी आर्टिकल डिस्कस होगा। 2 आर्टिकल हम लोग इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, ऑन आवर ओन, और दूसरा होगा अनमेकिंग इन इंडिया। तीसरा आर्टिकल लाइव मिंट का होगा। तो आज हम लोग 2 जो आर्टिकल हैं उसमें इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है गवर्नमेंट का, वो क्या है, कैसे वो चीज़ों को बदल सकता है आगे चल करके, इसकी हम बात करेंगे। और एक आर्टिकल इंडिया चाइना पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इट इज़ माय प्रॉमिस कि आपको फिर से एक अलग एंगल मिलेगा। तो पहले से कोई नोशन मत बनाइएगा कि इंडिया चाइना तो बहुत डिस्कशन हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें आपको अलग फैक्ट्स आज मिलेंगे, तभी आर्टिकल को इंक्लूड किया गया है। और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख रहे होंगे क्वेश्चंस को। प्लीज़ फ्रेंड्स, जैसा भी आपको समझ में आता है, शुरुआत बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जितना लिख सकते हैं क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये माइंड का एक्सरसाइज भी कराता है। साथ में जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको एक व्यू पॉइंट देता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। आज आपको क्या क्या मिलेगा अंत तक जब हम लोग पहुंचेंगे आर्टिकल में, तो हम लोग आईएमएफ के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन आज करने वाले हैं। उनकी मेंबरशिप के बारे में, कौन कैसे मेंबर्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, रिपोर्ट कौन कौन सा पब्लिश करता है आईएमएफ, इसके अलावा एसडीआर क्या है, एंड कोटा सब्सक्रिप्शन आपने नाम सुना होगा, किस बेसिस पर ये कोटा डिसाइड होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर इसके बारे में कुछ अलग और डिफरेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। डीपीआईआईटी, यहाँ पे गलत है, डीपीआईआईटी एक डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, क्या आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हम उसके बारे में जानेंगे आज। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है और किया है अभी, जिस पर आर्टिकल लिखा गया है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा। तो ये अब देखिए, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये इनडायरेक्टली मेंशन्ड हैं आर्टिकल में। आर्टिकल का तो व्यू पॉइंट हम लोग जानेंगे ही, ताकि हमारा एक माइंडसेट बन जाए किस चीज़ के लिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने में एक आपको मदद मिल जाए। दूसरा, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको नहीं लगता कि इसको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको पता भी है तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डिस्कशन हम यहाँ पर लाते हैं आपके लिए, इसमें कई सारे मोटिव पीछे छुपे होते हैं कि आपको हर एंगल से मदद किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल ऑन आवर ओन, इसको लेकिन हम लोग अंत में डिस्कस करने वाले हैं। अनमेक इन इंडिया, इसी से हम शुरुआत करेंगे डिस्कशन की। और तीसरा आर्टिकल आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसके बारे में है।
आंसर राइटिंग पर क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो कई बार हम डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे लिख पाएंगे, बट आप इसको पढ़ना शुरू करो तो बहुत ही ईजी सा आपको फील होगा और देन यू हैव टू राइट द आंसर। दूसरी चीज़ ये है कि शुरुआत में चाहे तो क्वेश्चन ना पढ़े, अगर आपको लगता है कि यार अभी क्वेश्चन पढ़ लिया तो डर जाएंगे, तो पहले आर्टिकल को सुन ले, खुद से पढ़ ले न्यूज़पेपर में, एंड देन इस क्वेश्चन पर जाएं, इसको अपनी कॉपी में अभी नोट कर ले कि मुझे इनमें से जो भी आपको क्वेश्चन लगता है, जैसे आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसको टारगेट करके अगर लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए बहुत बड़ा है लेंथ में लेकिन बहुत आसान है। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो श्रिंक हो रहा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इससे क्या है कि डीप रिसेशन की कंडीशन आ सकती है 2020 में, और इंडिया को आपको बताना है कि क्या जो मेजर्स हैं उसको ले सकता है अपनी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उस गोल को हम कैसे रीच कर सकते हैं। तो ये सब तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसी को टारगेट करके आपको आंसर लिख देना है। दूसरा वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, जब आप पढ़ेंगे इसको अभी न्यूज़ में तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर कि इसका क्या लिखना है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी क्वेश्चन ट्रांसलेटेड है। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड आ रही है हिंदी में वो भी कर दिया जाएगा, थोड़ा सा समय दे, उसको जल्द से जल्द हम लोग इंग्लिश को हिंदी में भी लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एसडीआर पर बात होगी आगे, आपको अवेयर रहना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आईएमएफ मेंबर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगी, वहां पे आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है उस पर। और तीसरा है कोटा सब्सक्रिप्शन पर, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। चौथा सवाल रिपोर्ट्स के ऊपर है, तो आपको ये बताना है मैच द फॉलोइंग्स है कि आईएमएफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को निकालती है कि नहीं निकालती है, तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है और इसको याद कर लेना है, ठीक है। जिसको नहीं पता उसको आंसर कल बताया ही जाएगा, बट ट्राई ज़रूर करें, चाहे आप गलत ही आंसर दें, कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग डिस्कशन करते हैं फैक्ट्स पर तो आप इसको कई बार एलिमिनेशन प्रोसेस से या एडिशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं आंसर को। ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है, जैसे आपको मालूम है स्टेप अप आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपको पर्सनल गाइडेंस का कोर्स एक दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ गाइडेंस का कोर्स नहीं बल्कि ओवरऑल कोर्स होता है। एक कोच होते हैं और आप यूं समझिए कि घर बैठे आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी ली जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको गाइड किया जाता है कि आंसर लिख लो या पॉलिटी खत्म कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपरवाइज किया जाता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो खास करके हमारे जो स्टूडेंट ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम में होते हैं, और आपको बता दें ये ऑनलाइन भी है एंड दे आर वेरी हैप्पी, जो ऑनलाइन भी हैं उनको कनेक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी है स्टूडेंट्स के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि दे आर ऑल डेडिकेटेड। तो अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो इस प्रोग्राम में तो फुल डेडिकेशन के साथ आपको आना होता है। 8750069419 पर आप कांटेक्ट करें और वहाँ पे बाकी की डिटेल आप ले सकते हैं। फ़ोन ना लगे तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। अनमेकिंग इन इंडिया, इसमें आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले तो सिलेबस जान लीजिए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल को शुरू करें इससे पहले कुछ बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। बैकग्राउंडर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। पिछले साल भी ये न्यूज़ में था, पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द रीनेमिंग, इसका नाम बदला गया था। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इसका पहले नाम हुआ करता था, DIPP। बाद में जब इसमें इंटरनल ट्रेड को जोड़ दिया गया तो इसका नाम कर दिया गया DPIIT। और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। पहले इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत डील होता था, ठीक है, लेकिन अब इसको कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत इसी डिपार्टमेंट में ला दिया गया है। क्योंकि जो अनाउंसमेंट है आज का वो इसी डिपार्टमेंट ने किया है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करना, वेलफेयर, ट्रेडर्स के वेलफेयर का ध्यान रखना, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। बिकॉज जब आपके यहाँ पर ओपननेस होता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंकिंग बढ़ती है, इसका मतलब है कि जो क्राइटेरिया है उसमें आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी आपकी रेटिंग्स को इम्प्रूव करते हैं।
चौथा है स्टार्टअप्स को के मैटर को जो भी है उसको रिजॉल्व करना और उसको देख रेख करना इसी की जिम्मेदारी होती है। तो क्लियर हो गया ना इस डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIT। ठीक है, अब एक और फैक्ट जान लेते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। याद है आपको, हमने पहले डिस्कस किया था इसके बारे में, लेकिन फिर आप कहेंगे कि बैकग्राउंडर मैम नहीं बता रहे, इसलिए मैंने सोचा एक बार और फिर हम इसको आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए। आपको पता है जब से आत्मनिर्भर भारत स्कीम को अनाउंस किया है मोदी जी ने, तब से एक डर है। किसके मन में डर है? जो फॉरेन कंपनीज हैं या बाकी लोग हैं, अदर ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये जो स्कीम सरकार लेकर के आ रही है, कहीं इसमें वो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट तो नहीं करना चाहती। इसका मतलब कि जो यहाँ भारत के लोग बाहर से चाइना, अमेरिका और थाईलैंड, ये सारी जगह से जो सामान मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, क्या वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे? क्या वो उसको सामान को मंगाना बंद कर देंगे? अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है? इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कैसे किया जा सकता है? एक तो तरीका सिंपल सा है कि आप टैरिफ वगैरह को बढ़ा दीजिए जब भी कोई सामान मंगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि दो कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है और एक चाइना की कंपनी है, दोनों ही सोलर पैनल बनाती है। ठीक है, सोलर पैनल को बनाती है दोनों ही कंपनी। अब चाइना वाली जो कंपनी है वो सोलर पैनल को कम दाम में देती है, ठीक है, और इसके कंपैरिजन में जो इंडियन कंपनी है वो थोड़ा ज़्यादा दाम में दे रही है, बिकॉज इनका खर्चा ज़्यादा लग रहा है। सामान तो हो सकता है कि उससे ज़्यादा अच्छा हो चाइना वाले से, लेकिन इनका खर्चा ज़्यादा लगा है, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब आप जैसे लोग या कुछ लोग, जैसे अभी तो चाइना के सामान को बाइकआउट कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि लद्दाख वाला मुद्दा जो है अभी रिसेंट में हुआ है। लेकिन नॉर्मल टर्म में जब आप देखते हैं ना, तो इतना लोग सोचते नहीं हैं और वो सीधा जा करके जो सामान सस्ती मिल रही होती है उस पर चले जाते हैं। तो मान लीजिए सोलर पैनल को, चाइना वाले पैनल को लोगों ने खरीद लिया। कहाँ पे रहने वाले लोगों ने? भारत में रहने वाले लोगों ने। अब गवर्नमेंट को लगेगा यार, जो कंपनी भारत की है, जो डोमेस्टिक कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो तो बिल्कुल नीचे जा रही है कि उनका सामान ही नहीं ले रहे हैं लोग, उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं लोग। लोकल को ग्लोबल बनाने की बात हुई थी, याद है आपको, आत्मनिर्भर भारत में। तो लोकल को ग्लोबल कब बनाएंगे? जब लोकल लोग उनको खरीदेंगे, जब भारत के लोग भारत के सामान का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तभी तो वो ग्लोबली साउंड हो जाएगा, तभी तो ग्लोबली पहुंचेगा। अब यहाँ पे दो मतलब निकलता है। एक तो ये कि हम अपनी जो बाहर से सामान आता है उसको रोक दें। उसको रोकने का तरीका है कि सोलर पैनल पे हमने टैरिफ को बढ़ा दिया, पाम ऑयल पे हमने टैरिफ को बढ़ा दिया। अब जो भारत में रह रहे लोग हैं बेचारे मजबूर हो गए, अब वो बाहर से सामान नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि उनको महंगा पड़ेगा। अब उनको यही इंडियन जो इंडस्ट्री है उनके ही सामान को खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो कंपनी भारत में है, हम उनको ही आत्मनिर्भर बनाएं, उनको और साउंड बनाएं, हम कंपैरेटिव एडवांटेज को का सहारा लें, ना कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अ गवर्नमेंट यूजेस ट्रेड टैरिफ एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू इनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए जो पॉलिसीज अपनाती है, अगर उसमें टैरिफ को बढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में रखा जा सकता है। और ऐसे कई सारी पॉलिसीज होती हैं, इनडायरेक्ट भी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि कई बार ये रखा जाता है कि हाइजीन वगैरह को ध्यान में रखा जाता है कि अगर आपके यहाँ से जो सामान आ रहा है वो हाइजीन नहीं है और हाइजीनिक ना होने की वजह से हम मना कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्ट तो टैरिफ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका है इसको यूज़ करने का। तो ये सारे जब नॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं तो उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में रखा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट लगातार ये कह रही है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत स्कीम जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम अपने यहाँ की जो कंपनियां हैं, अपने यहाँ पे जो बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, उसके डिमांड को बढ़ाएंगे और तब ये ग्लोबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आर्टिकल पर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। DPIIT ने रिसेंटली अनाउंस किया, वेंसडे को कहा कि जितने भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये जो अपने यहाँ पर सामान को, अपने प्लेटफॉर्म से सामान को बेचती है, उनको उस सामान पर कंट्री ऑफ ओरिजिन को आइडेंटिफाई करना होगा। अब सभी लोग इस बात से काफ़ी अवेयर हो गए, सतर्क हो गए कि आखिर ये कंट्री ऑफ ओरिजिन को क्यों आइडेंटिफाई करने को कहा जा रहा है।
आपको बता दें कि बायकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो अभी जोरों पर है। हर जगह पर चाइनीज प्रोडक्ट के बायकॉट का नारा लग रहा है। ऐसा कब से हुआ है? खास करके जब LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख पे जब वो स्थिति बनी और वहां पर हमने अपने 20 जवानों को खो दिया बिहार बटालियन के, तब से लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो और बढ़ गया। और उसके बाद एक ऐसे डिसीजन सरकार के द्वारा, अदर कंपनियों के द्वारा आते जा रहे हैं। आपको याद होगा रेलवे ने भी कई प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया चाइना के साथ। और अब एक बार ये DPIIT का जो अनाउंसमेंट है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट को चेक करना है कि कौन सी कंट्री से वो बन करके आ रहा है। दिस इज ट्रैवलिंग डेवलपमेंट। अब इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको क्लियर है? एक पक्ष तो समझ में आ गया ना कि बायकॉट हो रहा है चाइनीज प्रोडक्ट का, क्यों हो रहा है, क्यों इतना आक्रोश है, ये सारी चीजें क्लियर हैं आपके मन में। लेकिन इसका नुकसान कैसे हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी पर, इसके बारे में आर्टिकल में लिखा गया है। शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, कहा जा रहा है कि क्या ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्या ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं? प्रोटेक्शनिज्म और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ मिलता जुलता टर्म है। प्रोटेक्शनिज्म का दूसरा मतलब ये होता है कि आप अपने यहाँ की कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट? जब आप बाहर से सामान को नहीं आने दे रहे हैं यहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं अपने सामानों की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी कंपनियों की रक्षा करना चाहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, क्या हम उसको इस तरीके से पूरा करना चाहते हैं? क्या हम टैरिफ को बढ़ा करके, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके अपने उस गोल को अचीव करना चाहते हैं? और क्या ये सस्टेनेबल होगा? जब भी हम फ्री ट्रेड की बात करेंगे, जो इतने दशकों से चलता आ रहा है, खास करके 1991 में जब भारत ने LPG पॉलिसी को अपने यहाँ पर अपनाया, तब से हम यही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन हो जाए, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें आने वाली जो सारी अड़चने हैं वो रुक जाएं, और फ्री ट्रेड को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो क्या हम इस तरीके से फ्री ट्रेड को प्रमोट कर पाएंगे? अगर हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ शिफ्ट होते चले गए, तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार कहा जा रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हम उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट, अब आगे कहा जा रहा है कि एग्जीक्यूशन काफी मुश्किल है। अब आपने तो कहा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत अच्छा डिस्कस किया है कि कोई भी सामान जो आज के समय में बनता है, उसका किसी एक कंट्री में ओरिजिन नहीं होता है। कहीं से रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, कहीं से इंटरमीडिएट गुड मंगाया जाता है। जैसे कि आप अपने भारत की ही एग्जांपल ले लें, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ये लोग जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं ना, जैसे ड्रग में कोई चीज़ों को मिलाया जाता है, तो उसको हो सकता है चाइना से मंगाया जाता है ना, तो अभी और उसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो आर्टिकल का मानना है कि आप जब कंट्री ऑफ ओरिजिन का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी एक कंट्री में तो ओरिजिन हुआ ही नहीं, उसमें आने वाले रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री के हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड और दूसरी कंट्री के हो सकते हैं, सर्विसेज कहीं और से प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आखिर में मैन्युफैक्चरर है कौन, ठीक है, कहाँ पर असेंबल हुआ, कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुई और कहाँ से इसको आगे भेजा गया, ये जान पाना आज के समय में काफ़ी मुश्किल है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आईफोन का, जिस तरीके से आईफोन में यूज़ होने वाले जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है, मेमोरी चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये सब अलग अलग जगह से बन के आते हैं, US, जापान, कोरिया, ताइवान, और अंत में जाकर के चाइना में इसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है, क्योंकि भाई यही सारी कंपनियां, जापानीज, US की कंपनियां भी तो चाइना में रन कर रही हैं। तो वो लोग गए, उन्होंने वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर दिया और वहाँ से फिर प्रोडक्ट को बाहर भेज दिया। तो अब वहाँ पे ओरिजिन जो दिखेगा उस पूरे प्रोडक्ट का, वो कहाँ दिखेगा? चाइना में दिखेगा। तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हमें जब सामान की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे पूरा हो पाएगा? सो दीज इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट आर शिप्ड टू चाइना वेयर इट इज असेंबल। तो इस तरीके से ओरिजिन का पता लगा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि इवन प्रोडक्ट दैट आर असेंबल्ड इन इंडिया हैव कंपोनेंट्स फ्रॉम द सेवरल कंट्रीज, हाउ विल द कंट्री ऑफ ओरिजिन बी वर्कड आउट। तो कुछ सामान जो मान लीजिए भारत में ही असेंबल हुआ है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं और से आया, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? साथ ही इट विल बी बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड। अब कहीं पर मान लीजिए वैल्यू एडेड कर दिया जा रहा है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे? तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। एंड कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज होता है, वो है
प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का बढ़ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत जो अभियान वो लेकर के आए हैं और उसके लिए जो कंसर्न ऑलरेडी लोगों के मन में है कि प्रोटेक्शनिज्म या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो गवर्नमेंट उसी तरफ कहीं आगे तो जाने की कोशिश नहीं कर रही है। उस चीज़ को समझना होगा और यहाँ पे ऐसे किसी पॉलिसीज़ को लाने की जगह पर हमें जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनियां हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको सेल्फ रिलायंस बनाने की ज़रूरत है अगर हम रियल में अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रोजेक्शन आया है। प्रोजेक्शन आप भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अभी इकोनॉमी के बारे में क्या कहा जा सकता है। आईएमएफ इस रिपोर्ट को निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को, और देखते हैं इसके बारे आईएमएफ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। और बैकग्राउंडर के तौर पर आईएमएफ आपको मालूम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि टोटल 189 मेंबर कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, और बहुत अच्छे से काम भी कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखिए। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, इंटरनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, साथ ही पॉवर्टी को रिड्यूस करना। पूरे वर्ल्ड से किसका उद्देश्य है? आईएमएफ का उद्देश्य है। तो जब भी हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं तो हमें इकोनॉमिक टर्म में ये नजर आता है, लेकिन आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक टर्म में तो ये है ही, साथ ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव करने की बात करता है, ये पॉवर्टी को भी रिड्यूस करने की बात करता है। तो ये फैक्ट आपसे कई बार मिस हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इसके फंक्शंस क्या है? 3 मेजर फंक्शंस है जो आपको याद रखना है। पहला, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अपनी मेंबर कंट्रीज को जिनको ज़रूरत होती है। खास करके एक फैक्ट याद रखिएगा, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है किसी भी देश में, तो वहाँ पर आईएमएफ मदद करता है अपने मेंबर कंट्रीज़ की, उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है और फिर उस देश की मदद हो जाती है। आईएमएफ सर्वेलेंस भी करता है। तो अभी जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो सर्वेलेंस का ही एक पार्ट है। 189 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनके बारे में ये बताता है कि कहाँ की इकोनॉमी कैसी है, स्टेबिलिटी कैसी है, रिस्क कितना है। तो आईएमएफ के जो रिपोर्ट हैं वो और इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन सारे रिपोर्ट्स को देखते हैं कि भाई आईएमएफ क्या प्रोजेक्ट कर रहा है भारत के बारे में, आईएमएफ क्या बता रहा है चाइना के बारे में, आईएमएफ क्या बता रहा है अमेरिका के बारे में, कि वहाँ की स्थिति कैसी है। अगर हम जाके उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए आईएमएफ सर्वेलेंस सिस्टम की तरह भी काम करता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट का भी ये काम करता है। जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंस के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज, इन सब के साथ मिलना, मीटिंग, ये सब कुछ नॉर्मल है आईएमएफ के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी देश को लेके जाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, आई होप फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको आईएमएफ का। अब मेंबर्स के बारे में जान लीजिए जो थोड़ा सा क्रिटिकल है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एनी अदर स्टेट वेदर और नॉट अ मेंबर ऑफ द यूएन मे बिकम अ मेंबर ऑफ आईएमएफ। ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो यूएन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, सिर्फ वही आईएमएफ के मेंबर बन सकते हैं। कोई भी स्टेट आईएमएफ का मेंबर बन सकता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको पास करना है। कोटा सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ये ध्यान दिया जाता है कि कोटा सब्सक्रिप्शन कैसे डिसाइड होता है। तो कोटा सब्सक्रिप्शन होता क्या है? बेसिकली जो भी मेंबर कंट्री होती हैं उनको आईएमएफ में अपना एक कोटा मिलता है कि आपको इतना मनी, इतना पैसा देना है, सम ऑफ मनी आईएमएफ को प्रोवाइड करना है, उसी को कोटा सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और जिनका जितना कोटा होगा उसके उतने राइट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लोग अपना कोटा इंक्रीज करने में लगे रहते हैं आईएमएफ में। और ये जो कोटा फॉर्मूला है वो किस पर आधारित है ये याद रखिएगा। तो जीडीपी पर आधारित होता है 50% तक, कि उस देश की जीडीपी कितनी है, कैसी है। ओपननेस पर आधारित होता है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, इंटरनेशनल रिजर्व्स कि कितना इंटरनेशनल रिजर्व उस देश में है, 5% डिसाइड करता है वो। इसके अलावा मेंबर कंट्रीज का जो जीडीपी है उसके साथ साथ परचेजिंग पावर पैरिटी
का जो एक्सचेंज रेट है वो कैसा है ये भी डिसाइड करता है। तो ओवरऑल ये जो इसके क्राइटेरिया हैं ये भी आपको याद रखना है कोटा सब्सक्रिप्शन का। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ कि आर्टिकल में क्या कहा गया है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स इसको एसोसिएट कर देंगे। मेन आर्टिकल में आते हैं और मेन आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है, तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन सामने लाता है आईएमएफ और इनका कहना है कि ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डीप क्राइसिस में जाने वाली है और फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो एस्टिमेशन है वो है कि इंडिया इकोनॉमी जो है वो 4.5% तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी और एक पूरे देश पूरे विश्व में एक रिसेशन वाली कंडीशन बन चुकी है। What is IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक? अब यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो एक रिपोर्ट है जो रेगुलर बेसिस पर आईएमएफ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसका फोकस एरिया क्या है याद रखिएगा, ये देखता है कि असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज इट्स एनालाइज डेवलपमेंट अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज। जो आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज हैं उनका क्या डेवलपमेंट रेशियो है, वहाँ पर किस तरीके से इकोनॉमी रन कर रही है और अदर इकोनॉमीज से कंपैरिजन करता है, कितना रिस्क है, कितनी अनसर्टेनिटीज हैं, ये सब कुछ एस्टिमेट किया जाता है इस रिपोर्ट में जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। 2020 का रिपोर्ट आ गया है और सार्स कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरे विश्व में आज इकोनॉमिक डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द रिपोर्ट सेइंग अबाउट इंडिया? क्या कह सकता है? जाहिर तौर पर भारत के बारे में भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है उसका ये मानना है कि यहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1.9% पर चला जाएगा। अप्रैल का ये डाटा है क्योंकि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें प्रोजेक्शन को कम किया जा रहा है। निगेटिव, कुछ लोग निगेटिव कर रहे हैं, कुछ लोग न्यूट्रल रख रहे हैं, कुछ लोग अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कोई आइडिया नहीं है कि कितना जा सकता है ग्रोथ और कितना नीचे जा सकता है ग्रोथ। तो ये भी इस रिपोर्ट के द्वारा भी क्लियर किया गया है कि इंडिया में भी स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है। डीप इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन की स्थिति पैदा होने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा, सप्लाई चेन में ब्रेकडाउन की वजह से कई सारी दिक्कतें आ सकती हैं और जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं इन दिनों वो शटडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई और उसका पूरा प्रभाव अभी इकोनॉमी पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि नेक्स्ट ईयर तक जो भारत का पूरा सिस्टम है जीडीपी का वो फिर से ठीक हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से रिवाइव करने लग जाएंगी। आर मोस्ट इकोनॉमीज लाइकली टू विटनेस अ कॉन्ट्रैक्शन? क्या ज़्यादातर जगह पर यही हालत है? तो बिल्कुल, लेटेस्ट अपडेट में ये कहा गया कि ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विल सी द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। जाहिर तौर पर जब इतने बड़े बड़े देश अमेरिका, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सारे देश कहीं ना कहीं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस पेंडेमिक की चपेट में आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड के का जो बाकी का हिस्सा है वो भी इससे प्रभावित हुआ होगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की इतनी ज़्यादा क्राइसिस की कंडीशन बन गई। 2008 से भी ज़्यादा भयानक स्थिति आज पैदा हो गई है पूरे विश्व में। आर नॉट देयर साइन ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन इंडिया? तो नॉर्मलाइजेशन का क्या साइन है, कब तक चीज़ें ठीक होंगी? तो जब से ये लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है तो ये भी देखा गया कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है फिर से स्टार्ट हो गया है, ई वे बिल जनरेशन शुरू हो गया है, टोल कलेक्शन वगैरह और स्टार्ट हो गया है। तो सरकार ने जो इम्प्रूवमेंट किया था अपने सिस्टम में और अब अनलॉक होने की वजह से धीरे धीरे चीज़ें पटरी पर आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन था वो धीरे धीरे रिवाइव होने लग जाएगा और नॉर्मलाइज सिचुएशन हम अचीव कर लेंगे। व्हाट डज द मीन फॉर द इकोनॉमी? व्हाट डज दिस मीन फॉर द इकोनॉमी? इकोनॉमी के लिए अगर हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? सिंपल सी बात है, ये समझ में आता है कि बाकी सारी जो देश हैं वो क्राइसिस की स्थिति में जा रहे हैं, उसमें से भारत भी एक है। लेकिन उम्मीद ये है कि अगले साल तक ये जो कॉन्ट्रैक्शन हम देख रहे हैं इकोनॉमी में वो ठीक हो जाएगा और उसको हम रिवाइव कर पाएंगे। ये एक बेस्ट होप है आगे के लिए। अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑन आवर ओन। ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल होगा, इंडिया चाइना रिलेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बायलैटरल रीजनल रिलेशन में आ जाएगा ये। आज कैसे आर्टिकल डिफरेंट है, तो आज आपको बताएंगे कि चाइना अभी यूएस के साथ तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशन में है, लेकिन क्या चाइना हमेशा से ऐसा ही था?
क्या चाइना ने कभी यूएस की मदद नहीं ली? क्या चाइना ने कभी यूएस की तरफ झुकाव अपना नहीं शो किया? तो ये सारी चीज़ें पहले भी होती आई हैं और इस चीज़ को भारत को समझना होगा। भारत को समझना होगा कि इनकी जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान और चाइना के साथ, वो इसको भारत खुद ही रिजॉल्व कर सकता है। बाकी के कोई भी देश, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया चाइना का रिलेशन कैसा होगा, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कैसा होगा और बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इसमें बाकी देश का कोई अपना इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इस बात को भारत को समझना होगा। क्लियर आई व्यू को रखने के लिए कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि इंडिया को अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स करना होगा, खास करके जो डेवलपमेंटल मॉडल है भारत का उसको प्राइमरी रखना होगा कि कैसे हम अपना जो हमने टारगेट किया है, फिक्स किया, उसको हम अचीव कर पाएंगे। और इसमें जो अभी अलाइज की होने की बात हो रही है ना, कि यूएस के साथ जाया जाए या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया जाए, चाइना को काउंटर करने के लिए बाकी सारे देशों की मदद ली जाए, तो ये भी एक सॉर्ट ऑफ पॉलिसी है आईआर की। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें ये भी सोचना है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा उसको सिर्फ भारत ही तय कर सकता है। ये भारत का सॉवरेन राइट्स है और इस बात को समझने की ज़रूरत है। अब हम डिस्कस करते हैं यूएस चाइना रिलेशन के बारे में। आपको बता दें कि जब सिनो सोवियत स्प्लिट हुआ था तब चाइना यूएस के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ था। तो चाइना ने यूएस का बहुत सारे एंगल से इस्तेमाल किया। पहले तो स्ट्रेटेजिक एंगल से रिलेशन को डेवलप करने की कोशिश की, बाद में ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल से अपने रिलेशन को डेवलप करने लग गए। ठीक है, यूएस का भी अपना एक इंटरेस्ट था। यूएस को भी ऐसा लगा कि अगर चाइना को वो सपोर्ट करता है तो उसकी जो कंपनी है, खासकर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बेस है, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, वो एक्सपैंड करेंगे। और अमेरिका तब इस बात को ढूंढने में भी लगा था कि कहाँ पर कैसे वो अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए। और चाइना उसके पास एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन था, क्योंकि चाइना में ऑब्वियसली पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, और इस हिसाब से चाइना के साथ जाना अमेरिका ने सही समझा। तो ये जो अलाइज है, ये हमें आईआर में यही कहा जाता है कि आईआर में एक कोटेशन है कि इसमें कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये जो रिलेशंस हैं ये हमेशा बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ, इवेंट के साथ साथ इसमें बदलाव आता रहता है। और ये तब यूएस चाइना का रिलेशन हुआ करता था जब सिनो सोवियत स्प्लिट हुआ था, और आज आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेड वॉर दोनों देशों के बीच में सर चढ़कर बोल रहा है। सो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस क्रिएट डिसएंगेजमेंट। और अब धीरे धीरे चाइना की अगर बात करें तो उनका जो वही पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस था जो दोनों देशों को बहुत ही आगे लेकर के जा रहा था, अब कहीं ना कहीं वो दोनों देशों के बीच में एक डिसएंगेजमेंट क्रिएट कर रहा है, कम इन द वे क्लोज रिलेशनशिप विद इंडिया। और अब धीरे धीरे अमेरिका जो है वो इंडिया की तरफ आना चाह रहा है और इंडिया के साथ अपना रिलेशन डेवलप करना चाह रहा है। विल द यूएस गिव इंडिया द रूम इट नीड्स। अब इंडिया यूएस पर चलते हैं कि भारत यूएस के साथ अलायंस तो रहेगा, उसके साथ जो भी दोस्ती है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्या यूएस इंडिया को उतना ही स्पेस प्रोवाइड करेगा जितने की ज़रूरत है? आपको बता दें कि यूएस और इंडिया का भी कई सारा कॉन्फ्लिक्ट है, खास करके ट्रेड के मामले में, WTO में, हर जगह पर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशंस जितने भी हैं, एग्रीकल्चर को लेकर के, लेबर मोबिलिटी को लेकर के, अभी आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था लास्ट डे कि H1B वीज़ा को जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है, तो यूएस डायरेक्ट इसमें इंडिया को हिट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो स्पेस भारत को चाहिए अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्या वो यूएस प्रोवाइड करेगा? साथ में आत्मनिर्भर भारत का अभियान जिसको लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि उनको ऑब्वियसली जॉब्स क्रिएट करनी है, अपने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ावा देना है, इसमें यूएस कैसे इनकी मदद करेगा? तो इस चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है और फिर किसी भी अलायंस की तरफ आगे बढ़ा जाना चाहिए। लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। भारत यूएस के बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ऑब्वियसली जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत जाती है। जैसे कि जब भी हम बात करते हैं ट्रेड की, जब भी हम बात करते हैं ईरान यूएस ईरान के रिलेशन की, राइट, उसके बाद यूएस ईरान की जो पॉलिसी है, या और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर भारत यूएस के साथ
अपना आप कह सकते हैं पॉजिटिव मत नहीं रखता, ताल्लुकात नहीं रखता, और वो चीज़ कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते में भी आगे दिखाई देती हैं। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज में जिस तरीके से यूएस जब से खास करके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, तो आपने देखा कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, जबकि जब ओबामा गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज को बहुत ही सीरियस इशू की तरीके से समझा था। तो एक तरफ जहां भारत क्लाइमेट चेंज को बहुत बढ़ा चढ़ा करके समझता है और उसको उसको कैसे काउंटर करना है, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज लानी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करना है, उसमें सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपना पाँव पीछे खींचने में लगा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन है ऑब्वियसली वो क्लियर करते हैं यूएस और इंडिया के पोजीशन को। यूएस को भी और समय लग सकता है भारत के पोजीशन को समझने में। एंड एन ऑफ मोमेंट इन ग्लोबल अफेयर्स। अब वापस चाइना की तरफ चलते हैं। तो देखिए कैसे सिचुएशंस जो हैं वो बदलती हैं। अभी चाइना ने बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, कैसे हथियार की तरह से इस्तेमाल किया। चाइना ने क्या किया, इस इनिशिएटिव के माध्यम से बाकी जो देश हैं उनको उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया और एक तरीके से लोगों को डेट, जो भी कंट्रीज थी उनको काफ़ी हैवी डेट में डाल दिया। मतलब जो कंट्रीज हैं जहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया, अब उन देशों के ऊपर चाइना का बहुत बड़ा कर्ज हो गया है। तो अब चाइना के इन लोन को चुकाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे देश हैं, श्रीलंका है या अदर कंट्री है। तो ये चाइना की एक अलग पॉलिसी है जिसमें कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में अपना दबदबा बनाना चाहता है ऐसी पॉलिसीज़ को इस्तेमाल करके। अभी जो करंट पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर हर किसी को अवेयर होने की ज़रूरत है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे ख़त्म करना है। मेंटेनिंग एक्सेप्शनलिज्म कहा जा रहा है कि यहाँ पे अब जो भारत, अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल अलायंस के बारे में जब भी सोचा जाता है तो उसमें पब्लिक ओपिनियन को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। नाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैज नॉट बीन वेरी इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग लो कॉस्ट असिमेट्रिक ऑप्शन एक्साइज्ड बाय सम पावर्स। तो कुछ ऐसे देश जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को अपने यहाँ पर मौका देते हैं कि वो वहाँ पर जाएं और उनके जो पर्सनल रिलेशन है दूसरे देश के साथ उसमें इंटरफेयर करें। तो इस चीज़ से भारत को सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा मौका किसी को भी ना दिया जाए। दूसरा सेकंड कहा जाता है व्हाट मिलिट्री ऑप्शन इंडिया कैन एक्सरसाइज। अब इंडिया के पास ऐसे कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसको कि वो फॉलो कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि फोर्टिफाइंग डिफेंस, गेनिंग स्ट्रेटेजिक लिवरेजेस एरियाज। तो इन चीज़ों को इंडिया को यहाँ पे सोचना है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान हो या चाइना हो, दोनों देशों के रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है, डिस्प्यूट को कैसे ख़त्म करना है, बॉर्डर पर चीज़ों को कैसे प्लेस करना है, ये सब किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, भारत की होनी चाहिए। और उसको एक सीरियस स्टेक की तरह लेना होगा क्योंकि बाकी कोई भी देश है उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत और चाइना का रिलेशन कैसा है। नाउ द अदर थिंग इज़ अबाउट द चाइना। अब चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम है, इट इज़ ऑब्वियसली डूइंग ओवर रिएक्ट ऑन एवरी सर्टेन लेवल कि चाहे वो स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, हर जगह पर। और ख़ास करके चाइना ने एक साथ अपने सारे फ्रंट खोले हुए हैं। साउथ चाइना सी में जाइए तो वहाँ पे चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, जापान के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऑब्वियसली इस समय में चाइना ओवर रिएक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं और ओवर रीच करने की कोशिश कर रहा है हर देश को, चाहे वो ओशन में अपना जो पॉलिसीज़ है उसको वो इंक्रीज़ करे, वहाँ पर दबदबा बढ़ाए, या फिर जो लैंड टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर कब्जा करे, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो अपना डोमिनेंस स्थापित करे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके। तो इस पूरे सिचुएशन को कैसे डील करना है उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक प्लान और स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही आर्टिकल में कहा गया है। अब देखिए आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन अब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा और प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज का। देखिए एसडीआर के बास्केट में कौन कौन सी करेंसी होती है। यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड, रेनमिनबी। बताना है सही आंसर। दूसरा सवाल है आईएमएफ मेंबर्स के बारे में और ओनली मेंबर ऑफ यूएन कैन बिकम द मेंबर ऑफ आईएमएफ। दूसरा स्टेटमेंट है ईच मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट अ सर्टेन सम ऑफ मनी। कोटा सब्सक्रिप्शन के बारे में सवाल है, आपको बताना है कौन सी चीज़ पर बेस्ड होता है ये। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग्स पर है, इसका आंसर बताना है।
प्रीवियस डे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था मीज़ा पर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट पर। इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। दूसरा सवाल यूएपीए पर पूछा गया था, यहाँ पर भी दोनों सवाल बिल्कुल सही हैं और इसका आंसर भी होगा सी। और नेक्स्ट सवाल था यूएपीए को लेकर के ही अमेंडमेंट के बारे में, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका भी आंसर होगा सी। एक बार दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, अनलॉफुल एक्ट रेफर टू एनी एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल एसोसिएशन, तो ये वाला भी सही है, राइट। तो इसका तीनों में आंसर दोनों ही करेक्ट गिवन है, इसको याद रखिएगा आप। फाइन, तो आज लेता ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें पसंद आता है तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत कम कमेंट्स हो गए हैं, आई होप कि अब आप लोग करेंगे कमेंट, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो अच्छा वीडियो बनाया जाए, मैक्सिमम कंटेंट को इंक्लूड किया जाए, एंड आई विल डू डेफिनेटली, और अच्छा हम लोग करेंगे। तो आज लेता ही। थैंक यू सो मच।